hello everyone. Welcome you all in my class once again. Myself श्रद्धा श्रीवास्तव और आज मैं आप सबके साथ फिर से एक बार डिस्कस करने के लिए ज़ूलॉजी। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? पूरा नर्वस सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस किए। अब हम बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है? बेसिकली टिश्यू क्या है? तो टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया है और उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि हम सेम फंक्शन या फिर सेम सिस्टम के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक ऐसी सेल्स जो आपस में ग्रुप बनाकर एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यूज बेसिकली एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उसमें किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं और बॉडी की हीलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक क्या है, जो बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है हमारे लिए और हम इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या? एनिमल टिश्यू। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। टिश्यूज क्या हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू? क्या हुआ टिश्यू? तो बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे। ठीक है, एक साथ ग्रुप बना के क्या करेंगे? काम करेंगे। वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी के अंदर सेल्स अपना क्या करेंगी? ग्रुप बनाएंगी और एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपना टारगेट रखेंगी कि हम स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये है हमारा ग्रुप। और जो वो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो सिमिलर वर्ड है वो किधर इशारा कर रहा है? ठीक है, क्या सेल्स का शेप सिमिलर होगा? क्या सेल्स का साइज सिमिलर होगा? क्या सेल्स का फंक्शन सिमिलर होगा? तो ये तीनों आंसर हैं गलत। ना सेल्स का शेप सिमिलर होगा किसी टिश्यू में, ना उनका साइज सिमिलर होगा और ना ही उनका फंक्शन सिमिलर होगा। ठीक है, किसी एक टिश्यू की अलग अलग सेल्स, उनकी अलग अलग लेयर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम, वो पूरा नर्वस टिश्यू था, उसमें दो टाइप्स की सेल्स थी, न्यूरॉन एंड माइक्रोग्लिया, दोनों का फंक्शन अलग। ठीक है, तो ना ही फंक्शन के बेस पे जज करना है, ना ही शेप के बेस पे, ना ही साइज के बेस पे। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये वर्ड सिमिलर है ये किधर इशारा कर रहा है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है द सेल्स inside one tissue are similar in terms of their origin. अब origin का मतलब क्या है कि वो सेल्स कहाँ से बने हैं? बिल्कुल नहीं। origin का मतलब क्या है? जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स थी, जो क्या थी? एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जो कि कितनी होती है? एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, मीजोडर्म मिडल लेयर और एंडोडर्म।
इनरमोस्ट, एंडोडर्म। सिमिलर जो वर्ड आया ये इसी पे डिपेंड करेगा कि या तो एक टिश्यू की सेल्स एक्टोडर्म से, या फिर मीजोडर्म से, और या फिर एंडोडर्म से। सिमिलर मतलब उनकी ओरिजिन सिमिलर होगी, ना उनका शेप सिमिलर, ना साइज सिमिलर, ना फंक्शन सिमिलर। ठीक है, सिमिलर वर्ड का मतलब क्या है? सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अब ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है ये किसने दिया था? द टर्म हिस्टोलॉजी was coined by Mayer। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। और द टर्म टिश्यू was coined by Beckett। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि जो ये टर्म्स हैं ये किसने दिए थे। तो जो हमारी स्टडी है टिश्यूज़ की वो बायोलॉजी के एक स्पेशल ब्रांच के अंदर की जाती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, याद रखेंगे इसको। दूसरा, हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया? तो वो दिया था मेयर ने। और द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बिकैट। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू या जो हम अपना एग्जाम्पल लें, क्या हमारी बॉडी सेम टिश्यू से मिलके बनी है या फिर डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के टिश्यू इसमें प्रेजेंट हैं? और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो फिर वो कितने टाइप्स के होंगे? ठीक है, क्या जितने ऑर्गन सिस्टम उतने टाइप्स के टिश्यूज? बिल्कुल नहीं। तो एनिमल टिश्यूज सिर्फ 4 टाइप के होते हैं। कितने? सिर्फ 4 टाइप के। वही 4 टाइप्स के टिश्यूज मिलकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। 5वां कोई भी टिश्यू नहीं होता है, ओनली 4 टाइप्स। ठीक है, देखते हैं, देखेंगे एनिमल टिश्यू टाइप्स और आगे लिखेंगे बेसिकली 4 टाइप्स। कितने? 4 टाइप्स। सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू होंगे। इसके आगे 5वां टिश्यू बिल्कुल भी भूल जाओ, नहीं होता है 5वां। ये हो गए 4 टाइप हमारे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। और चौथा न्यूरल टिश्यू। ये है हमारे बेसिक 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। पूरी बॉडी इन्हीं 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। देखते हैं कौन कौन सा टिश्यू क्या क्या काम कर रहा है। अब हमने पढ़ा कि टिश्यूज के सिमिलैरिटी कहाँ से चेक करनी है? ओरिजिन से। ठीक है, तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसकी ओरिजिन 3 लेयर्स से हो सकती है। ठीक है, यानी ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है, ये मीजोडर्म से भी बन सकता है, और ये एंडोडर्म से भी बन सकता है। ठीक है, ये एकमात्र हमारा इकलौता टिश्यू है, यानी ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू that can be originated from
all three germ layers, all three germ layers, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू तीनों टाइप्स की जर्म लेयर से बन सकता है। ऑल थ्री जर्म लेयर्स दैट इज मतलब मीन्स दिस टिश्यू कैन बी originated from ectoderm, mesoderm and endoderm, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो गई? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल, ठीक है, यानी किससे बनेगा? मीजोडर्म से। ओरिजिन इज मीजोडर्मल, ओरिजिन इज मीजोडर्मल। और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना और बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बोन्स, हमारा कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। क्या करता है ब्लड? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, हर जगह ब्लड के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई। आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स को। बोन्स और कार्टिलेज क्या करते हैं? ये भी क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सारे बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा? कनेक्ट्स the body parts, connects the body parts or organs of the body, organs of the body। समझ पा रहे हैं? जबकि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका फंक्शन क्या होगा? इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फंक्शन is absorption, secretion, exchange, protection। इसका फंक्शन क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आती है बारी मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू में कौन होगा? मसल्स होंगी हमारी, ठीक है, मसल्स होंगी। और मसल्स का क्या काम? बॉडी के पार्ट्स को मूव कराना, बॉडी के पार्ट्स को मूव कराना। और इसकी ओरिजिन कैसी होगी? ओरिजिन इज मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। ओरिजिन कैसी होगी? मीजोडर्मल। और इसका फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। फंक्शन इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या फ़र्क है? जब आप एक जगह पर खड़े रह के अपने बॉडी पार्ट्स को इधर उधर हिलाते डुलाते हैं तो वो क्या होता है? मूवमेंट। आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये होता है मूवमेंट। और जब आपका प्लेस चेंज हो गया, आप उठ करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो क्या हो गया? लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क? एक जगह पर रह के जो मूवमेंट शो किया जाए, मूवमेंट, और जिस मूवमेंट से आपका प्लेस चेंज हो जाए दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। क्लियर है? अब बारी आती है न्यूरल टिश्यू की, जो कि आप अभी पढ़ते चले आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम ओरिजिन कैसी थी? ओरिजिन इज एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। ओरिजिन कैसी? एक्टोडर्मल। और इसका फंक्शन क्या था? फंक्शन इज टू प्रोवाइड न्यूरल कंट्रोल ओवर द बॉडी, न्यूरल कंट्रोल
ओवर द बॉडी, यानी कि आपका अपनी बॉडी के ऊपर जो भी कंट्रोल होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा न्यूरल टिश्यू से। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपके बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और फिर एपिथेलियल टिश्यू जो कि हमारा फर्स्ट था। ये कैसा है, तीनों टाइप्स की जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है और इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, एक्सचेंज में और प्रोटेक्शन में। ठीक है, ये हैं हमारे बेसिक 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। समझ पा रहे हैं इतना? अब हम इन सभी टिश्यूज़ को एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन सा टिश्यू पर्टिकुलर उसकी सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बेसिकली वो हमारे किन ऑर्गन्स में फंक्शन कर रहा है और उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन से हैं। ऐसे करके हम एक एक टिश्यू को डिटेल में लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा था, सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके पार्टीशन करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। जो ये वर्ड एपी है इसका मतलब होता है ओवर या फिर अपॉन। ठीक है, ओवर या फिर अपॉन। जो वर्ड थीलियल है इसको लिया गया है थीलियम से। ठीक है, थीलियम क्या होता है, अ लेयर ऑफ अ सेल। ठीक है, अ लेयर ऑफ अ सेल। ठीक है, अ लेयर ऑफ सेल्स, सॉरी ये आ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिर एक ही सेल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेयर होगी, अ लेयर ऑफ सेल्स, कई सारी सेल्स की जो लेयर है। ठीक है, अब इसको हम कैसे देखेंगे, ओवर अ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ होगी, अपॉन होगी एक सेल की लेयर, उसको क्या बोल देंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये सेल लेयर सिंगल सेल लेयर भी हो सकती है या फिर मल्टीपल सेल लेयर भी हो सकती है। अब हम इसकी कुछ डिटेल्स जानेंगे जो कि हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो टर्म है, द टर्म एपिथेलियम, वो किसने दिया था, वॉज कॉइन्ड बाय रुयश। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एपिथेलियम जो वर्ड है उसको कॉइन किया था। सेकंड, एपिथेलियल टिश्यू की सबसे बड़ी खासियत कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, compactly arranged cells are present inside the epithelial tissue। ठीक है, अब जब सेल्स बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है इसमें, तो क्या इनके बीच में कोई स्पेस होगा, तो नहीं होगा। और जब स्पेस नहीं है तो क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसका आंसर है नहीं होगा। ठीक है, इंटर मतलब बिटवीन, इंटर मीन्स बिटवीन, सेल्यूलर सेल्स के बीच में, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स यानी कि सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहने वाला मैट्रिक्स इज absent और नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट होना जो कि आप उसको कंसिडर ना कर सकें, उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। थोड़ा बहुत कहीं साइड में पड़ा होगा तो आप क्या कह देंगे कि बहुत मैट्रिक्स था, बिल्कुल नहीं। या तो वो अब्सेंट होगा या तो फिर इतने कम अमाउंट में होगा कि आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू है
एपिथेलियम के ऊपर है, जैसे कि हमारी स्किन पे। तो क्या जब स्किन पे कभी भी चोट लग जाती है तो क्या वो घाव भरता है या फिर नहीं भरता है? बिल्कुल भरता है। धीरे धीरे भरता है या फास्टली? बहुत तेजी से भरता है, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बहुत तेजी से रीजनरेशन शो करता है। सो इट शो हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन, हाई डिग्री ऑफ रीजेनरेशन। रीजनरेशन मतलब अगर कहीं की सेल्स डैमेज हो गई हैं तो वो क्या करेंगी, जल्दी से अपने आप को रीजनरेट करके वहाँ का घाव आपका भर जाएगा। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है कि सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और एक लेयर में है, और वो क्या करती हैं, जल्दी से रीजनरेशन शो करती हैं। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्या होगा, ये कैसे होते हैं, एवेस्कुलर। ठीक है, पहले स्कूल में करते होगे छोटे थे तो। यहाँ से ऐसे सेफ्टी पिन लिया, यहाँ पे लगाया और धीरे से ऊपर वाली लेयर में ऐसे फंसा लिया और ऐसे अपने दोस्तों के आगे क्या कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं कि देखो मैंने सेफ्टी पिन लटका लिया, मुझको खून भी नहीं निकला। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज एवेस्कुलर इन नेचर। और एवेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब क्या है? वेस्कुलर का मतलब क्या है? यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। एवेस्कुलर, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। एवेस्कुलर इन नेचर, दैट इज ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। कोई भी ब्लड सप्लाई एपिथेलियल टिश्यू को नहीं दी जाती है। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? या तो बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करना या तो बॉडी को लाइनिंग प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, कवरिंग और लाइनिंग में क्या फर्क, तो देखते हैं। ये है कोई लेयर, सपोज ये है क्या, लेयर। ठीक है, और ये बॉडी का इंटरनल साइड है और ये बॉडी का एक्सटर्नल साइड है। ठीक है, अगर एपिथेलियल टिश्यू इस साइड प्रेजेंट है, बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो बोलेंगे कवरिंग। ठीक है, अगर ऑर्गन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बीच में है हॉलो कैविटी, जैसे कि इंटेस्टाइन में होती है हॉलो कैविटी। जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है ना, उसके अंदर क्या होता है, हॉलो कैविटी। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, लाइनिंग। ठीक है, और अगर बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, कवरिंग। समझ पा रहे हो? किसी भी चीज़ का कवर लगाते हो तो ऊपर से लगाते हो या फिर अंदर से, ऊपर से। इससे याद रखेंगे कि कवरिंग एक्सटर्नल लेयर है जबकि लाइनिंग इंटरनल लेयर है। ठीक है, यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है, फॉर्म कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस की क्या करेगा, या तो कवरिंग करेगा या फिर लाइनिंग करेगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि ये क्या ऐसे ही प्रेजेंट होती हैं सेल्स या फिर इनके नीचे कोई बेस प्रेजेंट होता है, इनके नीचे कोई बेस प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हो? तो ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती हैं, lies on the basement membrane। अभी आगे बताएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो? कवरिंग और लाइनिंग बनाएंगी और क्या बनाएंगी, किस पे होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे।
उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये खुद अपने आप से सिक्रीट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। और इनकी एक और खासियत है कि अगर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो ये है हमारा सरफेस जिसको ये कवरिंग या तो फिर लाइनिंग देंगी, बाहर की तरफ प्रेजेंट है या फिर अंदर की तरफ। अब अगर इस साइड का एग्जाम्पल लें तो जो ये वाली सरफेस है किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की, वो फ्री दिखाई दे रही है ना, जबकि इधर वाली सरफेस इस सरफेस के साथ अटैच है। अंदर की तरफ से देखें तो ये सरफेस इस सरफेस के साथ क्या है? अटैच है, जबकि ये सरफेस फ्री है। तो एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपिथेलियल टिश्यू की एक सरफेस हमेशा फ्री होती है। ठीक है, वन सरफेस इज ऑलवेज फ्री, ऑलवेज फ्री। समझ पा रहे हैं इतना? ये सारे पॉइंट्स जो कि हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में लिखे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात आती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, देखते हैं क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो, जब तुम कॉलेज या फिर कोचिंग जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? सीटें पड़ी होती हैं जिस पर तुम बैठते हो। क्या वो सीट तुम अपने साथ लेकर के जाते हो? खुद की बनाई हुई होती है? नहीं। लेकिन ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ये जिस सीट पे बैठने वाली हैं वो क्या करेंगी? खुद बनाएंगी। तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कह रही है मैं अपने आप बनाऊंगी। देखो, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस है ये। इसके ऊपर कौन होगा? ये है इनकी सीट जिस पर आकर बैठेंगी सेल्स। ठीक है, ये सेल्स इस तरीके से, इस तरीके से ये। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये है इनकी सीट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है या फिर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इन सेल्स ने अपने आप सिक्रीट की है, इन सेल्स ने अपने आप सिक्रीट की है। अब इन सेल्स की भी 3 सरफेस होती हैं। ठीक है, 3 सरफेस होती हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। कौन कौन सी सरफेस है? ऊपर की सरफेस एपिकल मीन्स ऊपर, अपवर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस। अब जो हमारे लेटरल साइड्स होते हैं, ऐसे ही सेल के भी क्या होते हैं? लेटरल साइड्स। तो ये जो साइड्स होंगे ये और ये दोनों क्या होंगे? लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। और नीचे की तरफ जो बेस की तरफ सरफेस है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, ये क्या होगी? बेजल सरफेस, बेजल सरफेस। समझ पा रहे हैं? बेजल सरफेस। अब इस मेम्ब्रेन का नाम बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखेंगे? इन्फॉर्मेशन। देखो, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन किसने बनाई है? सेल्स ने। सिक्रेटेड बाय सेल्स themselves। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सबसे दूसरा पॉइंट, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है? ए सेलुलर है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में, इस बेसमेंट सब्सटेंस में किसी भी टाइप की कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज ए सेल्यूलर इन नेचर, ए सेल्यूलर इन नेचर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या क्या होगा? सिक्रीट तो किया है इन सेल्स ने, बट इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, इसमें होगा हाइलुरोनिक एसिड,
हाइलुरोनिक एसिड, प्लस इसमें होगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्लस इसमें होंगे कोलेजन फाइबर्स। क्या होंगे? कोलेजन फाइबर्स होंगे। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पर कौन बैठा है? उस पर बैठी है हमारी सेल्स, और ये मेम्ब्रेन जो है ये सेल्स ने अपने आप से बनाई है, यानी कि इसका सिक्रीशन इन्होंने खुद किया है। ठीक है। इन सेल्स की 3 सरफेस, एपिकल, लेटरल एंड बेसल, और नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय सेल्स देमसेल्फ, और ए सेलुलर इन नेचर, इस मेम्ब्रेन में कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? इसमें होगा हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। ये किसकी बात हो गई? एपिथेलियल टिश्यूज की, कि उसमें सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स पे, कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था वो कितने टाइप का होता है, वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, 2 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल मतलब कोई भी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ एक तरीके की सेल है, 1 टाइप ऑफ सेल, और सिंगल लेयर में अरेंज है। ठीक है। बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, कोई भी फैशनबाजी नहीं करते हैं। जबकि कंपाउंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है। और जब कंपाउंड को डिटेल में करेंगे तब जानेंगे कि जो ये मल्टीपल लेयर है ये अलग अलग टाइप की सेल्स भी होती हैं। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या टाइप्स हैं। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू टाइप्स। ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स के। जब भी किसी भी एपिथेलियम का नाम लिखेंगे पूरा नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं सिंपल एपिथेलियम, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी सिंपल है, पूरा नाम लिखना है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जबकि इधर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। सिंपल मतलब ओनली सिंगल लेयर, जबकि कंपाउंड का मतलब क्या है? मल्टी लेयर। ठीक है। लेयर किसकी? सेल्स की। ठीक है। देखते हैं। देखो, अब हमने पहले क्या पढ़ा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्यारी सी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। इस तरीके से ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस पर क्या होगा? कौन बैठा होगा? इस पर बैठी होंगी सेल्स। ठीक है। ये है हमारी सेल्स, सेल्स। और कितनी लेयर होगा? सिंगल लेयर। ठीक है। ये है सिंगल लेयर सेल्स। ठीक है। अब इसका जो डिटेल होगा वो हम क्या लिखेंगे? सिंगल लेयर्ड सेल, सिंगल लेयर्ड सेल्स, सिंगल लेयर्ड सेल्स होंगी। और इनका फंक्शन क्या होगा? ये किसमें फंक्शन प्ले करेंगी? तो फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज। अब इधर देखते हैं, इधर क्या होने वाला है। इधर इस तरीके से होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर प्रेजेंट होंगी सेल्स, मोर देन 1 लेयर। इस पर होंगी सेल्स, इस तरीके से अरेंज होंगी। एक लेयर, यहाँ से आएगी दूसरी लेयर,
दूसरी लेयर की सेल्स बनाएंगे। कितनी लेयर हो गई? एक से ज़्यादा। फिर आती है यहाँ पर तीसरी लेयर। 3 लेयर्स हो गए ना, मल्टीपल हो गया ना कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से कैसा हो गया? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि ये कैसा है? मल्टी लेयर टिश्यू, मल्टी लेयर्ड सेल्स। ठीक है, सेल्स कैसी हैं? एक से ज़्यादा लेयर में अरेंज हैं। सिंगल लेयर्ड सेल्स एपिथेलियम लिख लो यहाँ पे, एपिथेलियम। सिंगल लेयर्ड सेल्स एपिथेलियम। मल्टी लेयर्ड, इस सेल्स हटा दो यार, सेल्स बहुत फिट नहीं बैठ रहा है। सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम, एपिथेलियम। और इधर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। और इसका फंक्शन क्या होगा कंपाउंड वाले का? तो इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एब्जॉर्प्शन, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है। क्या कंपाउंड वाला जिसमें इतनी सारी सेल लेयर्स को क्रॉस करना है इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नहीं। इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए ये मोस्ट सूटेबल एपिथेलियम है। सिर्फ एक सेल लेयर क्रॉस करनी है और जो भी एब्जॉर्ब करना है फटाक से अंदर। सिक्रीशन, कुछ इन सेल्स ने बनाया, बाहर क्या करना है? सिक्रीट करना है। क्या इधर पॉसिबिलिटी होगी? कई लेयर्स को क्रॉस करके सिक्रीट करना पड़ेगा, इसीलिए सिक्रीशन इनके पास। और फिर फिल्ट्रेशन, जैसे कि हमारी किडनी में बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, फिल्टर करता है ना चीज़ों को, तो यहाँ से आसानी होगी एक लेयर से या फिर कई लेयर से, इधर आसानी होगी। समझ पा रहे हो? और फिर एक्सचेंज, जैसे कि एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, वो एक्सचेंज वहाँ पर भी कौन सी एपिथेलियम होगी? सिंपल। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कितनी सेल लेयर क्रॉस करनी है? एक, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल लेयर्स हैं, मोर देन वन है। और जब मोर देन वन है तो इनकी थिकनेस ज़्यादा होगी या फिर कम होगी? थिकनेस ज़्यादा होगी। और जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो जिस ऑर्गन के आसपास ये एपिथेलियम प्रेजेंट है, क्या वो उसको प्रोटेक्शन देगा? बिल्कुल देगा। इसलिए जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, अब फर्दर इसके 5 टाइप्स हैं। कितने? 5 टाइप्स हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से 5 टाइप्स हैं। अगली स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जिसमें कितने थे? 2, सिंपल एंड कंपाउंड। आप लोग अपने कॉपी में वहीं पे लिखेंगे जहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आप हमारी स्लाइड पर जगह नहीं थी इसलिए मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ। इसके फर्दर 5 टाइप्स, फर्दर 5 टाइप्स। सबसे पहला सिंपल। अब देखो फिर से वही बात है, पूरी एपिथेलियम का नाम लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्या है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, एपिथेलियम। फोर्थ, सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एपिथेलियम। And next and last, simple glandular epithelium,
ग्लैंडुलर एपिथीलियम। इस तरीके से लिखने का क्या फ़ायदा कि फर्दर जब आगे एग्जाम्स में पूछेगा कि ग्लैंडुलर एपिथीलियम किसका पार्ट है, तो अगर आप सिंपल लगा के इसको याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ग्लैंडुलर एपिथीलियम इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथीलियम। ठीक है, और जब एपिथीलियम लगा है तो आपको याद रहेगा कि ये कौन सा टिश्यू है, एपिथीलियल टिश्यू है। ठीक है, इसके फर्दर दो पार्ट्स। ठीक है, फर्दर टू टाइप्स, फर्दर टू टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, और इसके पहले लिखेंगे कंपाउंड, compound transitional epithelium, and second compound stratified epithelium, epithelium। यहाँ तक क्या कंप्लीट होता है हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में सिंगल सेल लेयर और उसमें मल्टी लेयर्ड कंपाउंड में। ठीक है, अब जब सिंपल की बात करेंगे तो ये फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, स्यूडोस्ट्रिफाइड एंड ग्लैंडुलर। और कंपाउंड 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, कंपाउंड ट्रांजिशनल एंड कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, इन एक एक टाइप्स को हम उठाएंगे और इस एक एक टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन करती है। ठीक है, अब आप इतना पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इन सभी टाइप्स को डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।